बट मैं आपको जो है 1930 के आसपास लेके जाता हूँ। 1936 में जो है अपना सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। सिविल वॉर होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। सिविल वॉर होता है जब आपस में ही देश की जनता लड़ने लगे, आपस में ही। जैसे सिविल वॉर अगर इंडिया में बात करें तो कई बार हो चुका है, मुगल पीरियड में तो कई बार हो चुके हैं, कई बार हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे। सिविल वॉर जो है लगभग हर एक सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा आपको, जब भी इंडिपेंडेंट मतलब जब भी आज़ाद होना होता है, लिबर्टी चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होता है, या फिर जब आपको अलग देश बनाना होता है, उस टाइम पे भी सिविल वॉर वगैरह देखी जा सकती है। या फिर अगर आपको डेमोक्रेसी वगैरह स्टैब्लिश करनी है, राजा रानी के रूल से हटके, अगर मोनार्की से हटके अगर आपको डेमोक्रेसी में आना है, तब भी सिविल वॉर कई बार देखा जा सकता है। सिविल वॉर होने का रीज़न ये है मतभेद, क्योंकि आप उनके ओपिनियन को नहीं सुनना चाहते और वो आपके ओपिनियन को नहीं सुनना चाहते। ठीक है, समझ गए आप? तो ये सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर मैंने बता दिया आपको। अब मैं 1930 के आसपास लेके चलता हूँ। ऑलरेडी 1914 के आसपास जो है वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था। अब वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ हम बढ़ रहे थे, बट 1945 के आसपास का है वो वर्ल्ड वॉर जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। लेकिन मैं अभी 1930 के आसपास लेके आया हूँ आप लोगों को। 1930 में क्या हुआ था, स्पेन में जो थी पहली गवर्नमेंट थी आपकी, स्पेन में जो आपको मतलब स्पेन में जो गवर्नमेंट थी आपकी, वो थी, गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, मोनार्की थी वहाँ पे पहले। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मोनार्की थी। अब वर्ल्ड में जो है नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे थे। कोई कह रहा था कैपिटलिज्म फॉलो करो, कोई कह रहा था कम्युनिज्म फॉलो करो। ठीक है, कैपिटलिज्म में ये था कि भाई अपना जो है पैसा बढ़ाओ, गरीब से कोई लेना देना नहीं है, आप अपना जेब भरो, पूंजीवाद जिसे बोलते हो आप हिंदी में। ठीक है, तो अपना जेब भरो, मतलब ये बेसिकली बिजनेसमैन वगैरह के लिए फ़ायदा था कि वही जो है रूल करेंगे देश में। दूसरा कॉन्सेप्ट था यूएसएसआर की तरफ से अगर देखें तो सोशलिज्म था, सोशलिस्ट, कम्युनिज्म आप जिसे बोलते हो, मार्क्सिज्म जिसे बोलते हो आप, लिंक है, ये थॉट्स ऑफ स्कूल है, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, इसके बाद ब्रेक हो गए थे। बट मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि नहीं, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सारा सामान जो है गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसके पास कितना जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री अगर हम बात करें तो। अब तो धीरे धीरे कैपिटलिज्म भी और सोशलिज्म भी धीरे धीरे जो है पनपने लगा है। ठीक है, बाकी सोशलिज्म क्या कहता है कि भाई सारा कुछ जो है गरीबों में बांट दो। लेमन डेफिनेशन बता रहा हूँ कि गरीबों में बांट दो, जो कि मतलब अगर कोई ज़्यादा ही अमीर है तो उससे थोड़ा सा छीनो और गरीबों में भी बांट दो, इक्वली बांट दो आप, मतलब इक्वालिटी ले आओ समाज में। कैपिटलिज्म जस्टिस का उल्टा कि नहीं, एक ही समाज, एक ही वर्ग के पास जो है पूरा कैपिटल होना चाहिए। तो ये दो टाइप की जो है नई 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 मतलब जो फिलोसॉफीज थी या फिर आप कह लो आइडियाज़ थे, ये उभर रहे थे सोसाइटी में। अब स्पेन में था, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया स्पेन में। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या करा, विद्रोह किया और राजा को उखाड़ फेंका। राजा को उखाड़ फेंका इन द सेंस मतलब मोनार्की हटा दी और ले आई है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लाने के बाद प्रेशर पड़ा, मतलब प्रेशर जो है गवर्नमेंट में पड़ा, कि गवर्नमेंट के कंधों पर पड़ा कि आप जो है अब देश की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में था स्पेन ऑलरेडी। तो अब जब सुधारना होगा तो अब कैसे सुधारोगे आप, क्योंकि वहाँ में अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो स्पेन दो आइडियोलॉजीज में टूट गया था। दो आइडियोलॉजीज में कैसे टूट गया था, हम अपने इंडिया की बात करें तो दो धर्मों में, जैसे हिंदू और मुसलमान आप कर देते हो, कई बार है नहीं ऐसा कुछ, बट स्टिल। तो स्पेन में क्या टूटा था, स्पेन में टूटा था, कुछ लोग ऐसे लोग थे, मतलब एक साइड जो थे वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट, मतलब जो डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी उसके फेवर में थे, और दूसरा जो पक्ष था उधर क्या था, मिलिट्री और चर्च के जितने भी प्रीस्ट वगैरह थे, उन्होंने मिलकर एक संगठन टाइप का बना लिया, और उसमें मेन जो लीडर थे आपके वो था, उनका नाम था फ्रैंको। वो करना चाहते थे देश पे रूल, मतलब ये चाहते थे कि देश में कैपिटलिज्म बना रहे, और ये चाहते थे कि नहीं, रिपब्लिकन गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट को सारा कुछ संभालने दो। और ये जो प्रीस्ट और मिलिट्री कमांडर्स जो मिलके जो इन्होंने संगठन बनाया था, ये चाहते थे कि नहीं, कैपिटलिज्म ही रहे, जो गरीब है वो गरीब ही रहे, और हम जो अमीर हैं हम अपना अमीर ही रहे। ठीक है, और अपनी पूंजी को बढ़ाते रहे। अब रीज़न क्या था कि इन्होंने अमीरी को ही फॉलो, मतलब कैपिटलिज्म के लिए सपोर्ट में आए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे भी जमींदारी टाइप का सिस्टम था, मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें वो रखता जाता था, और ज़मीनें बढ़ा रहा है, और जो पीजेंट वगैरह होते थे उनको खेती करने के लिए दिया जाता था कि तुम इतना करो, तुम 50 से भी ज़्यादा % मेरे को शेयर दोगे, बस तुम क्या है थोड़ा सा रखोगे। तो ये चीज़ किसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेहनत हम करें और आप सब कुछ ले लो। तो
सिविल वॉर तो होना ही था, इसलिए तो वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट लाए थे, डेमोक्रेसी वाली। बट इन्होंने जो मिलिट्री लोग थे और ये प्रिस्ट थे चर्च के, उन्होंने तो पूरा लूटने का प्लान बना रखा था पीजेंट्स को। तो इन्होंने सोचा कि कैपिटलिज्म तो कभी हटने ही नहीं देंगे और सोशलिज्म को कभी आने ही नहीं देंगे। तो इसलिए जो है इन दोनों पक्षों के बीच में जो है लड़ाई हो गई। किन किन के बीच में, फिर मैं बता रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट के फेवर में थे, एक जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट अभी बनी थी उसके फेवर में थे, और कुछ लोग जो थे जो मिलिट्री जो थी, मिलिट्री भी बहुत यहाँ पे जो है गंदा रोल प्ले कर रही है अपना, देख सकते हो। मिलिट्री और चर्च के जितने भी प्रिस्ट वगैरह थे, अमीर, जिन्होंने बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा कर रखा था, तो ये आपस में मतलब सिविल वॉर में लड़ गए। तो ये था दोस्तों बैकग्राउंड। 1930 से जो है स्टार्ट हुआ था और 1936 में विकराल रूप ले लिया इसने। 1936 टू 1939 के आसपास चला ये स्पेनिश सिविल वॉर। ठीक है, बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत लोग मरे इसमें। तो ये बैकग्राउंड था। और एक्चुअली एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो मिलिट्री वाला लोग था, मतलब जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट किया नाजी, यानी कि हिटलर ने सपोर्ट किया। मतलब ये जो चर्च के प्रिस्ट थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, और जो मिलिट्री वाले थे जो वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ थे, जिन्होंने इन दोनों ने संगठन बनाया था, इसको सपोर्ट कौन करने लगा? डायरेक्टली सपोर्ट इवन दो कौन करने लगा? हिटलर। और जो गवर्नमेंट के फेवर में थे, जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट बनी थी जिसके फेवर में थे लोग, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस इसलिए कर रहे थे सपोर्ट क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे? डेमोक्रेटिक थे, और ये चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक नेशन दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन का साथ देना चाहिए। ठीक है, बाय द वे सब कुछ उल्टा हो गया था यहाँ पे। कैसे उल्टा हुआ था मैं बता दूं। ब्रिटेन जो है खुद तो चाहता था कि भाई सोशलिज्म ना आए, खुद तो वो चाहता था कि कैपिटलिज्म आए, मतलब कैपिटलिज्म ही रहे, सोशलिज्म कभी ना आए, लेकिन फिर भी बाकायदा इसको स्पेन का साथ देना पड़ता है डेमोक्रेसी के चलते। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स था। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया बैकग्राउंड में। आ जाते हैं पोम के ऊपर। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं आपको, तो पोम जो है 3 स्टैंजा में है, और 3 स्टैंजा में जो है आपको 3 स्टैंजा में मिलेगा, और 12 लाइन मिलेगी पहले स्टैंजे में। ठीक है, 2 सेट मिलेंगे आपको 5 की, और आपको पहला 3 स्टैंजा मिलेंगे, 3 स्टैंजा मिलेंगे। तो 3 स्टैंजा में से पहला जो स्टैंजा है आपको मिलेगा, 2 स्टैंजा आपको मिलेंगे 5-5 लाइन के, और लास्ट वाला जो है 2 लाइन का मिल जाएगा आपको। पहले स्टैंजे की बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड स्टैंजा आता है और थर्ड स्टैंजा आता है। जनरली अगर मैं पोम की बात करूँ, देख लो आप एक बार, आपको हेड है, थर्ड है, नेस्ट है, स्टॉर्म है, सोल है, कहीं पे आपको राइमिंग स्कीम दिखी तो है नहीं। यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है प्रॉपर नहीं है, आपको मिलेगी राइम प्रॉपर नहीं बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता लगी कि राइम है नहीं इस पोम में बेसिकली। अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको हेड और ब्रेड जो है मैच खाता हुआ दिखेगा, लेकिन इतनी दूर 1 2 3 4 5 छठी लाइन में मैच खाता हुआ दिख रहा है। तो एक जस्ट आपको मिलेगा मैच खाता हुआ राइम, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कहीं पे भी आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हेड हो गया, थर्ड हो गया, डी मैच खाता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी जो आपको राइमिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैंने राइमिंग के ऊपर भी बता दिया आपको। जो बीच में मेटाफर आएंगे वो सारा मैं बताऊंगा आपको। आ जाते हैं अपने पोम पे। तो बेसिकली इस पोम में जो है पैब्लो नेरूडा का क्या काम था, अब आप कहोगे तो व्हाट स्पेन वाज लाइक में पैब्लो नेरूडा का क्या काम है, आप ये पूछोगे। तो पैब्लो नेरूडा जो थे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इसी स्पेनिश सिविल वॉर में। दैट्स वाई हम जो है उन्होंने ये पोम लिखी बताने के लिए कि स्पेन कैसा था और लड़ाई के बाद कितना नुकसान हुआ। लाखों की संख्या में लोग मरे थे। अब आप देख सकते हो, एक बार सर्च कर लेना। आई थिंक लाखों की संख्या में मरे थे दोनों साइड से। ठीक है, क्योंकि गृह युद्ध का मतलब क्या है कि आपस में लड़ रहे हो आप खुद ही भाई और भाई लड़ने लगे आपस में, तो समझ सकते हो आप, क्योंकि आपकी अपनी कमजोरियां और क्या है वो सब कुछ पता होगा, क्योंकि एक ही देश में रह रहे हो आप, एक ही जगह पे रह रहे हो और आपस में लड़ने लगे। क्यों? अलग अलग आइडियोलॉजी के कारण। तो इसमें अपना नेरूडा जो था, मतलब नेरूडा जी जो थे पोम के जो पोइट हैं, वो एक्चुअली एक पार्टिसिपेंट थे इसी वॉर के, सिविल वॉर के। दैट्स वाई उन्होंने ये जो लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव पेश किया है कि भाई स्पेन कैसा था और लड़ाई के बाद इसके साथ क्या हुआ। तो ये सारा कुछ है। बढ़ते हैं आगे, हम डिस्कस करेंगे स्टैंजा वाइज अब और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा की अगर बात करें तो यहाँ से ये जो उभर के आ रहा है, क्या कह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना पोम। स्पेन वॉज अ टॉट ड्राई ड्रम हेड
डेली बीटिंग अ डल थर्ड। ठीक है, इतना आप पढ़ो पहले। टॉट का मतलब होता है बिल्कुल खींचा हुआ, तना हुआ। आपने कभी तबला या फिर ढोल वगैरह देखा होगा तो एक स्किन जो होती है तनी हुई होती है जिसपे आप पीटते हो। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस टाइप का होता है ना, जिसपे आप इसको पीटते हो तो आवाज निकलती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये टॉट है बिल्कुल ही, मतलब खींचा हुआ है बिल्कुल ही। ठीक है, ड्राई ड्रम हेड की तरह बिल्कुल खींचा हुआ है, तना हुआ है बिल्कुल ही। और इसमें जो है रोज इसको पीटा जा रहा है, डेली बीट किया जा रहा है। और इससे आवाज कैसे निकल रही है? एक धम धम की आवाज निकल रही है, एक धमाके की जो है आवाज निकल रही है। समझ गए आप? ये जो है पहली दो लाइनें इसकी। फ्लैटलैंड्स एंड ईगल्स नेस्ट साइलेंस लेस्ट बाय द स्टॉर्म, हाउ मच टू द पॉइंट ऑफ वीपिंग इन माई सोल। ये कह रहे हैं कि अब क्या है, आपको फ्लैटलैंड और ईगल के नेस्ट की तरह जो है, मतलब फ्लैटलैंड और ईगल का नेस्ट दोनों जमीन आसमान का अंतर है, पता है ना कैसे? फ्लैटलैंड जमीन में होगा और ईगल का नेस्ट कहाँ होता है? बिल्कुल ही ऊंची जगह में होता है, जैसे मान लो पहाड़ पर्वतों के एरिया में होता है। तो एक गैप देख रहे हो आप, बिल्कुल ही अपोजिट है एक दूसरे के। तो कह रहे हैं वहाँ पे जो साइलेंस होती है ना, जो एक फ्लैटलैंड में साइलेंस होती है, यहाँ पे जो एक साइलेंस है ईगल के नेस्ट में, वो दोनों जो है जब टकराती है, जब स्टॉर्म टकराती है तो ये दोनों जो है, मतलब दोनों जगह पे जो है साइलेंस जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आप जनरल अभी लाइन टू लाइन मतलब समझिए, फिर मैं इसका क्या उभर के आ रहा है, मतलब क्या डीप सेंस निकल रहा है वो मैं बताऊंगा, बट अभी लाइन टू लाइन समझिए आप पहले। हाउ मच टू द पॉइंट ऑफ वीपिंग इन माई सोल, और इसके कारण मैं कितना जो है अंदर से दुखी हूँ। मैंने मतलब देखो, ऑथर ने खुद फील किया है, एक्चुअली ऑथर था वहाँ पे, तो कब जब खुद देख रहा है कि भाई आप मेरे ही देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, तो किसको अच्छा लगेगा? तो ये कह रहा है कितना दुख है मेरे अंदर मैं कितना रो रहा हूँ, मेरे अंदर जो दुख मतलब सोल है मेरा कितना रो रहा है अंदर से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि भाई देश में ही सिविल वॉर हो गया था, समझ रहे हो आप? तो ये कह रहा है कि कंडीशन कैसी थी स्पेन की उस टाइम पे? ऐसी कंडीशन थी जैसे कि एक ड्रम की होती है, एक ढोल की होती है, बिल्कुल ही खींचा हुआ, तना हुआ। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता था, कभी भी जो है, कभी भी कोई भी वॉर हो सकता था। इवन दो वॉर हो ही रहा है, कुछ भी हो सकता था, खूनें बह सकती थी, लाशें बह मतलब बिछ सकती थी। तो यही पे कह रहे हैं यहाँ पे एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया है ड्रम हेड को, मतलब ड्रम को, इस ड्रम को। ठीक है, तो ये सिविल वॉर का कहीं ना कहीं जो है जिक्र करना चाहते हैं। किस चीज का जिक्र करना चाहते हैं? सिविल वॉर का। स्पेनिश सिविल वॉर का जिक्र करना चाह रहे हैं कि कैसे ये जो ड्राई ड्रम हेड है एक्चुअली एक सिविल वॉर का जो है आगाज है। और जो ये आवाज निकल रही है ना, ये कहीं ना कहीं फिर से यही शो कर रही है कि सिविल वॉर जो है हो रहा है या फिर होने वाला है। ड्रम खिंची हुई है। ड्रम खिंची हुई का मतलब ये है कि कंट्री के जो एक लिमिट होती है किसी चीज को झेलने की, वो जो है इतनी ज्यादा खिंच गई है। मतलब जैसे ड्रम का वो जो स्किन होता है जिसको पीटा जाता है, जिस टाइप से वो खींचा गया है, उसी टाइप से जो कंट्री का मतलब स्पेन का जो लिमिट है, दायरा है, उसके बियॉन्ड उसको खींचा गया है। ठीक है, और रिपीटेडली उसको पीटा जा रहा है। तो रिपीटेडली जब किसी चीज को आप पीटोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सिविल वॉर का यहाँ पे सीधा सीधा अंदेशा जताया जा रहा है कि भाई अब वॉर होने वाली है या फिर वॉर जो है चलने वाली है। ये वॉर किस चीज़ की वॉर के बारे में बता रहे हैं? 1936 टू 1939 स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में बता रहे हैं। नेरूडा का रोल ये था कि नेरूडा भी जो है इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, और इसके बाद क्या हुआ, उनको मैड्रिड से 1937 में जो है वापस बुला लिया गया था। मैड्रिड क्या है? मैड्रिड जगह का नाम है और स्पेन की कैपिटल है। स्पेन की कैपिटल जैसे इंडिया की कैपिटल, सॉरी जैसे मान लो यूपी की कैपिटल मैं पूछता हूँ तो आप बताते हो लखनऊ। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो गया, तो वैसे ही स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता लगी कि स्पेन की जो कंडीशन है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल है। मतलब काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी बटे हुए हैं, अपना जो विवाद है वो बिल्कुल ही अभी चरम पे है। चरम इन द सेंस बिल्कुल ही टॉप पे है, एपेक्स पे है। ठीक है, लोग एक दूसरे के जो है खून के प्यासे हो गए हैं। सिविल वॉर का पूरा जो है सच जताया जा रहा है, और इसको बार बार जो है ड्राई ड्रम हेड की तरह बताया गया है। ड्राई ड्रम हेड की तरह मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया। मेटाफर पता है ना, किसी चीज़ को आप कंपेयर करते हो। ठीक है,
मेटाफर और सिमिली होता है, तो सिमिली में तो कंपेयर करते हैं बट उसमें वर्ड इस्तेमाल होता है एज, लाइक, लेकिन मेटाफर में नहीं होता। बाकी वीडियोस देख सकते हो आप, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेटाफर और सिमिली के ऊपर जो है मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखी है अपनी। यहाँ पे जो है अपने नेरूडा ये भी कहते हैं कि स्पेन ने जो है बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं। तो ऑलरेडी देखी हैं भाई, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो ही चुका था, मैंने बताया था ना, वर्ल्ड वॉर 1 1914 के आसपास हुआ था, फिर 1930 के आसपास है कि अब इनको डेमोक्रेसी मिली थी, कि सिविल वॉर का वो खड़ा हो गया, आगे फिर वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। तो कितनी हार्डशिप झेल रहा है ऑलरेडी स्पेन, और हार्डशिप झेलने वाला है आगे। इट वॉज लेस्ड और बीटन जस्ट एज स्टॉर्म लेसेस द फ्लैटलैंड्स और एन ईगल्स नेस्ट हाई ऑन हिल साइड। मैंने आपको बताया था ना कि एक फ्लैटलैंड तो नीचे है ज़मीन, और ईगल का जो नेस्ट होता है वो बिल्कुल ही हिल साइड में ऊपर होता है। इसी टाइप से जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि लोग भी जो है इस टाइप से डिवाइड हो गए थे। एक जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं कि लोग भी जो है, लोगों की आइडियोलॉजी जो है इस टाइप से डिवाइड हो गई थी। बिल्कुल ही 2 अपोजिट हैं ये, और इस टाइप से लोगों की आइडियोलॉजी अलग होने के कारण क्या हुआ, जो स्टॉर्म है इनसे टकराया। स्टॉर्म इन द सेंस, आप स्टॉर्म को फिर यहाँ पे समझ सकते हो सिविल वॉर से रिलेटेड है। तो सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर होने के कारण जो वॉर हुआ, तो पॉलिटिकल सोशल स्ट्रगल जो है एक रीज़न माना जा सकता है। पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रगल मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि क्या पॉलिटिकल और स्ट्रगल था और सोशल स्ट्रगल था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड कराया आप लोगों को ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। I love your hard soil, your poor bread, your poor people. How much in the deep place of my being there is still the lost flower of your wrinkled villages motionless in time. Flower यहाँ पे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, अभी बताऊंगा कैसे। I love your hard soil. Hard soil इसलिए क्योंकि लड़ लड़ के और ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है, इनका कहने का मतलब है हार्ड हो चुकी है, कुछ उपज नहीं रहा है यहाँ पे। योर पुअर ब्रेड, तो मुझे जो है अभी भी मैं, इवन तो इतना कुछ हो चुका है स्पेन के साथ, इतनी जो है झेल लिया है इन्होंने, बट स्टिल मैं अभी भी इसकी पुअर ब्रेड को, इसकी पुअर धरती को, हार्ड सॉइल को अभी भी मैं प्यार करता हूँ। योर पुअर पीपल, मैं उन सभी पुअर लोगों को प्यार करता हूँ। हाउ मच इन द डीप प्लेस ऑफ माई बीइंग देयर इज स्टिल द लॉस्ट फ्लावर। इतना कुछ डीप हो जाने के बाद भी जो वहाँ पे लॉस्ट फ्लावर हैं, जो लॉस्ट, मतलब जो सब कुछ खो चुके हैं, जो स्पेन के लोग सब कुछ खो चुके हैं, वो गांव वाले जो व्रिंकल्ड हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने वॉर वगैरह में लड़के जो है बहुत कुछ खोया है। व्रिंकल्ड का मतलब है परेशान या फिर सताए हुए, या फिर जो जिनके साथ बहुत बुरा हुआ था इस सिविल वॉर में, जो कि जिन्होंने देखा था, ठीक है, जिन्होंने फेस किया था। तो ये कह रहे हैं कि जो इन लोग गांव वाले हैं, जिन व्रिंकल्ड गांव वाले हैं, व्रिंकल्ड मतलब जिन्होंने फेस किया था सिविल वॉर को, मैं अभी भी इनको देख सकता हूँ, इनके मैं मोशनलेस टाइम को भी जो है फील कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सभी चीज़ों को प्यार करता हूँ, सॉइल से लेके, पुअर ब्रेड से लेके, यहाँ की व्रिंकल्ड विलेजेस जिन्होंने इस वॉर को देखा, जो इस मोशनलेस टाइम में थे, इन सभी लॉस्ट फ्लावर्स से लेके सब कुछ को लेके, मतलब मैं सभी से प्यार करता हूँ। कौन कह रहा है? नेरूडा। मतलब नेरूडा के दिल में जो है एक चीज़ देख सकते हो, कितना प्यार था स्पेन के लिए, इनको कितना दुख हुआ था। दोस्तों, आपको नोट वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको हो ही रहा है, और लिटरेरी माइंड यूट्यूब नाम से अगर लिटरेरी माइंड सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, एक ऐप है प्ले स्टोर पे, आपको डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो हिस्ट्री को बार बार जो है यहाँ पे शो किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि इतनी अच्छी धरती नहीं थी स्पेन की कि यहाँ पे जो है कुछ अच्छा उपजाया जाए, सॉलिड फूड वगैरह तो नहीं हो सकती थी इस टाइम पे। ठीक है, ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है ये बताने के लिए कि कितनी खराब स्थिति थी। अब मान लो, मैंने आपको बताया था ना, पीजेंट वहाँ पे क्या कर रहे थे, पीजेंट जो थे स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि सारा कुछ तो हथियार रखा था किसने? मिलिट्री वालों ने और चर्च के प्रिस्ट्स ने अपना हथियार रखा था, सारी ज़मीनी। तो ये तो पीजेंट से काम करवाते थे सिर्फ, और थोड़ा बोड़ा हिस्सा देते थे। तो ये कह रही है कि ऑलवेज बहुत ही बुरा रहा है। अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूं तो बहुत ही बुरा रहा है स्पेन का इतिहास इस मामले में। इवन तो इंडिया का भी रहा है बुराई, क्योंकि भाई अब जब किसी एक की सिंगल के हाथों में पावर आ जाएगी तो वो क्या करेगा? दूसरों को सताएगा ही। तो स्पेन में भी यही प्रॉब्लम थी, यही कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सॉलिड फूड उपज नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा थी। यहाँ पे डीप एक मेटाफर है यहाँ पे
आपका सारा कुछ लिंक हो जाएगा यहाँ पे, पीजेंट से लेके सब कुछ, विदाउट इवन नोइंग, मतलब बिना बताए यहाँ पे जो है पोएट अपना सब कुछ काम कर दे रहा है, ठीक है, एक मेटाफर की तरह। प्रॉब्लम कितनी थी, गहराइयाँ आप देख सकते हो कि भाई सिविल वॉर होने के कारण कुछ जाया नहीं जा सकता स्पेन की धरती में, इनटू द डेप्थ्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ही ऑल्सो वीप्स ओवर द पुअर पीपल, ये उन गरीब लोगों के लिए जो स्पेन में रह रहे थे, जिन्होंने लड़ाइयाँ देखी थी, जिन्होंने मतलब एक्चुअली जो इस डैमेज का जो डैमेज हुआ था सिविल वॉर के कारण, जो इसमें पार्ट थे, वो उसके बारे में भी जो है बात करता है। और वो रोता है, कौन, अपना नेरूडा, मतलब जो पोएट हैं वो रोते हैं इस चीज़ को याद करके। ये चीज़ें जो इसके साथ हुई थी स्पेन के साथ, ये कभी भूल नहीं सकते, और इसी चीज़ को जो है अपनी माइंड में याद करते हैं। और इस पोएम को तो इन्होंने लिखा ही था इसीलिए, और अपना जो है जो कुछ दे सकते थे पोएम के थ्रू से इन्होंने दिया है स्पेन को, ठीक है। एंड योर मेटालिक मिडोज, मेटालिक मिडोज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लड़ाइयाँ हुई तो सिंपल सी बात है, गोला बारूद जो भी इस्तेमाल किया होगा लड़ाई के टाइम पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी होंगी। तो कह रहे हैं कि जो मिडोज होता है घास के मैदान वैसे तो अब मिडोज जो है घास के मैदान जो है वो मेटलिक हो चुके हैं। एंड योर मेटलिक मिडोज स्ट्रेच डाउन इन द मून लाइट थ्रू द एजेस, एक और मतलब निकल सकता है यहाँ पे, चलो मैं बताता हूँ अभी। तो ये जो मेटलिक मिडोज जो है वो फैले हुए हैं, कितने बरसों से फैले हुए हैं एक मून लाइट के सामने, ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ डिवोर्ड बाय अ फॉल्स गॉड, और अब जो है इन्हीं मिडोज को तहस नहस किया जा रहा है, किसके द्वारा, फॉल्स गॉड के द्वारा। फॉल्स गॉड कहा गया है एक्चुअली उन ताकतों को जो कि अपने आप को जो है अल्टीमेट पावर समझने लगे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हो ही चुकी थी, मैंने बताया था आपको, तो उन लोगों के लिए बताया गया है यहाँ पे फॉल्स गॉड, मतलब बोला गया है जो एक्चुअली अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल समझने लगे। फॉल्स गॉड एक्चुअली मिलिट्री वाले भी हैं और आपके चर्च के वो प्रिस्ट भी हैं जो कि अपने आप को फॉल्स गॉड कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण तो हो रहा था ना सब कुछ, इन्हीं की आइडियोलॉजी मैच नहीं खा रही थी। गवर्नमेंट जिन्होंने स्टैब्लिश किया था उनके खिलाफ थे ये, क्योंकि इनको लगता था कि गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट हमारा सब कुछ छीन लेगी, ज़मीन वगैरह, और सभी गरीबों में बांट देगी। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। बड़ा ही एक पावरफुल एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन होता है जब आपका कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, जैसे मेटलिक में एम, मिडोज में भी एम, इसी को एलिट्रेशन बोलते हैं। तो एक पावरफुल एलिट्रेशन का जो है इस्तेमाल किया गया है बाय द ऑथर, बाय द पोएट नेरूडा। ये एक एलिट्रेशन है, यानी कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है, ऑल योर कन्फाइनमेंट योर एनिमल आइसोलेशन वाइल यू आर स्टिल कॉन्शियस सराउंडेड बाय द एब्स्ट्रैक्ट स्टोन्स ऑफ साइलेंस। मतलब कैसे लोगों की जो है आज़ादी को छीन लिया गया है, कन्फाइन कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। कन्फाइन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ समवन्स लिबर्टी। एक ऐसे अलग कर दिया गया है जैसे कि जानवरों को अलग कर दिया जाता है। योर एनिमल आइसोलेशन वाइल यू आर स्टिल कॉन्शियस, जब तुम देखो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, समझना आप इसको। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक या फिर होश हवास होना। तो ये तब हुआ था, तुम्हें तब होश हवास होने के बावजूद तुम्हें जो है एनिमल आइसोलेशन की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। कॉन्शियस क्यों बोला गया है? क्योंकि रिसेंट में जो है डिमांड उठी थी किसकी, डेमोक्रेसी की। तो अभी भी जो है इतनी जल्दी तो सो नहीं जाएंगे ना, अभी जो जस्ट डेमोक्रेसी की डिमांड उठी और इनके साथ इतना बुरा बर्ताव होने लगा, सिविल वॉर करवा दिया वहाँ के प्रिस्ट ने और चर्च के प्रिस्ट ने वगैरह वगैरह ने, कितनी गलत बात है ना। तो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं है कि स्पेन सो गया है, वो अभी भी कॉन्शियस है। मतलब एक उम्मीद है, भले ही उसे अलग कर दिया गया है, लोगों की आज़ादी छीन ली गई है, सिविल वॉर करवा दिया गया है, बट स्टिल पीपल आर कॉन्शियस एंड इट इज स्टिल देयर अ होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन इन क्या नाम इसका, नाम भूल गया, स्पेन। मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा स्पेन में, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। योर रफ वाइन, योर स्मूथ वाइन, योर वायलेंट एंड डेंजरस वाइन यार्ड। सो मतलब कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सराउंडेड बाय द एब्स्ट्रैक्ट स्टोन्स ऑफ साइलेंस, हर जगह जो है साइलेंस बिखर गई है ड्यू टू दिस सिविल वॉर। हर जगह आपको जो है योर रफ वाइन, योर मतलब ये सारी जगह जो थी जहाँ पे रफ वाइन, स्मूथ वाइन, ग्रे वाइन यार्ड्स, डेंजरस वाइन यार्ड, सब जगह जो है चेंज हो चुके हैं। साइलेंस में वायलेंस फैल चुका है हर जगह, ठीक है। डीप मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल सकती है
कि कहीं ना कहीं वो ताकतें जो है सबको चुप करवाना चाहती हैं। कौन सी ताकतें? जो कि अपोजिशन में थी गवर्नमेंट की, अपने पत्थरों मतलब वो क्या कर रहे हैं कि साइलेंस करवाना चाहती हैं, मतलब उन जनता को जो कि आवाज़ उठाना चाहती है इनके नीतियों के खिलाफ, जो कि चर्च के लोग थे हाई पावर वाले और मिलिट्री के खिलाफ जो आवाज़ उठाना चाहते थे, उनको चुप कराया जा रहा है। स्पेन जो है दो में डिवाइड हो गया है, रफ वाइन में और स्मूथ वाइन में। वायलेंस फैल चुका है डेंजरस वाइन यार्ड्स में। वाइन यार्ड मतलब जो एक टाइम पे मीठे मीठे अंगूर वाले हुआ करते थे, मतलब एक कह सकते हो कि ये स्पेन के लिए यूज़ हुआ है। तो आज जो वो स्पेन है, वाइन यार्ड मतलब स्पेन समझ लो, वो डेंजरस हो चुका है। लोग डिवाइड हो चुके हैं रफ वाइन और स्मूथ वाइन में। अब बहुत ही खतरा है यहाँ पे, सिविल वॉर ऑलरेडी हो ही रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो है नेरूडा ये चीज़ जो है कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि कितनी स्थिति खराब है। सोलर स्टोन प्योर अमंग द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेन स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है मार्क्ड, निशान लगना या फिर निशान का छूटना, ठीक है, निशान डालना। विद ब्लड एंड मेटल, ब्लू एंड विक्टोरियस, प्रोलिटेरियन स्पेन। देखो प्रोलिटेरियन का मतलब क्या है? प्रोलिटेरियन का मतलब है जो कि रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था बाय दी पीजेंट्स वगैरह के जो द्वारा जो हुआ था स्टार्ट रेवोल्यूशन, इनके खिलाफ मिलिट्री और मतलब फ्रैंको के खिलाफ। फ्रैंको लीडर था ना, मिलिट्री और चर्च के हेड, मतलब जो इनका संगठन बना था उनका हेड था फ्रैंको। तो मतलब इसके खिलाफ जो बनाई गई थी गवर्नमेंट के सपोर्टर्स के द्वारा जो बनाया गया था, प्रोलिटेरियन बनाया गया। प्रोलिटेरियन मतलब पीजेंट्स के मतलब पीजेंट सारे मिल गए और प्रोलिटेरियन जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। प्रोलिटेरियन मतलब पीजेंट्स ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने इनके खिलाफ जो है धावा बोल दिया। किन के खिलाफ? चर्च के लोगों के खिलाफ और मिलिट्री के खिलाफ। तो कह रहे हैं कि भाई हर जगह जो है दाग छूट चुके हैं अब ऑलरेडी। स्पेन जो है दाग से लथपथ हो चुका है। किसके? खून के दागों से, मेटल के दागों से। ब्लू एंड विक्टोरियस प्रोलिटेरियन स्पेन। ब्लू एंड विक्टोरियस कहने का मतलब है कि अब कौन जीत चुका है इसमें? प्रोलिटेरियन मतलब पीजेंट्स की जीत हुई है कह लो। मेड ऑफ पेटल्स एंड बुलेट्स, यूनिक, अलाइव, अस्लीप, रिसाउंडिंग। तो ये लास्ट अपना स्टैंजा था। यहाँ पे नेरूडा जो है क्लियर आइडिया देना चाहते हैं रीडर को कि अभी भी आशा नहीं छूटी है। अभी भी जो ये लोग हैं जो कि प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो पीजेंट परेशान थे मिलिट्री के लोगों से और चर्च के लोगों से, उन्होंने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। ये कौन कह रहे हैं? नेरूडा। कंट्री को ये कह रहे हैं कि सोलर स्टोन कह रहे हैं कंट्री को। सोलर स्टोन क्या करेगा आप खुद बताओ? सोलर स्टोन क्या देगा? हीट देगा, लाइट देगा। ठीक है, यही सेम कह रहा है, पार्ट ऑफ द अर्थ दैट टेक्स इन एंड गिव्स ऑफ लाइट, हीट। मतलब अब जो अपना ये स्पेन है वो दूसरों को क्या देगा? हीट देगा, लाइट देगा। मतलब एक उम्मीद देगा दूसरों को, दूसरे पार्ट्स ऑफ मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को अपने इस रेवोल्यूशन के थ्रू से क्या देगा? हीट देगा, लाइट देगा। ठीक है, ये सब देगा, लेकिन एक दूसरे मायने में अगर एक अदर इंस्टेंस देखें, इन सम इंस्टेंसेस डिस्ट्रक्शन का भी एक क्लियर एग्जांपल मिलेगा कि भाई डिस्ट्रक्शन कैसे होती है स्पेन की थ्रू से, आप समझ सकते हो। ठीक है, प्योर जो है कंपेयर किया जाता है अर्थ से, बट स्टिल इट इज स्ट्रिक्ट विद ब्लड एंड मेटल। मतलब प्योर बोला गया था, अर्थ को जो है प्योर समझा जाता है, लेकिन हमारे मानव के कर्मों द्वारा, मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे जब हो जाते हैं तो ऑलरेडी ब्लड और मेटल जो है देखा जा सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बताया गया था। सेम चीज़ कह रहे हैं कि कंट्री में जो है ये चीज़ें ऑलरेडी फैल चुकी हैं, डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्रोलेटेरियन स्पेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्किंग सेगमेंट, वर्किंग जो क्लास लोग थे या फिर पीजेंट वगैरह, उनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया था या फिर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी, उसी को बोला गया है। दे आर द पीपल हु आर मोस्ट क्लियरली मेड ऑफ पेटल्स एंड बुलेट्स। क्योंकि हमेशा से इनका शोषण हुआ है पेटल से, बुलेट से, क्योंकि इन्होंने हमेशा काम करके दिया है। वर्किंग मतलब जो रिच क्लास है उनको काम करके दिया, लेकिन हमेशा इनको मिला क्या था? इनको गोलियां ही मिली है, इनको हमेशा कोड़े के दाग मिले हैं, मतलब हमेशा इनको मारा पीटा जाता था। तो यही चीज़ बताई गई है कि अब नहीं, अब तो एक उम्मीद जग रही है, दिख रही है। लास्ट लाइन आपको मिलेगा एक होप के साथ। नेरूडा स्टेट्स दैट पोएम स्पेन इज अ कंट्री दैट इज यूनिक, अलाइव, अस्लीप, रिसाउंडिंग। लास्ट लाइन यही थी कि यूनिक, अलाइव, अस्लीप और रिसाउंडिंग, मतलब अभी भी स्पेन सोया नहीं है, जागा हुआ है, रिसाउंड करेगा। तुमने जो इतना कुछ करा है ना, तुमने जो इतना कुछ किया है स्पेन के साथ, तो इसका बदला तो पूरा लिया जाएगा। ठीक है,
तो इट्स ब्यूटी एंड गुडनेस, जनरल गुडनेस रेडिएट फ्रॉम द लैंड। तो मतलब इसकी जो स्पेन की जो खूबसूरती है या फिर जो इसकी गुडनेस है वो तो झलकेगी ही झलकेगी एक टाइम पे। इट इज़ दिस दैट ही वांट्स टू रिमेंबर एंड सेट इनटू हिस्ट्री मोर देन एनीथिंग एल्स। तो यही चीज़ जो है, भले ही सिविल वॉर हुआ लेकिन इसके थ्रू से जो है एक उम्मीद देना चाहता है नेरूडा अपने सभी रीडर्स को कि भले ही वॉर वगैरह होनी है या फिर हो रही है, लेकिन एक आशा की किरण दिखेगी आगे और आगे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगा। इवन दो आप देख ही सकते हो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपको दुनिया में आपको मिल जाएगा कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है स्टेब्लिश हो ही चुकी है। कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पे शेख वगैरह जो है रूल करते हैं या फिर राजा वगैरह रूल करते हैं, कुछ ही देश हैं, बाकी लगभग जो है मोनार्की ख़त्म ही हो चुकी है इवन दो, ठीक है, मैं अगर कहूँ तो। ठीक है, तो आपको क्लियर आइडिया मिला कि नेरूडा ने क्या बताया इस पोम में। स्पेनिश सिविल वॉर का पूरा जिक्र है। और आपको अगर आप एग्जाम में अगर मैं बात करूं सीरियसली, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए 1936 से 1939 वाला, और 1930 में क्या क्या हुआ था जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ आपको जो है लिख के आना है। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए चैनल को, ठीक है। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए जो है मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, मैंने हमेशा इसी चीज़ को फॉलो किया है, तो होप्स हो कि आप भी इस चीज़ को समझ रहे हो, आप भी मेरे नॉलेज को अपने दोस्तों तक शेयर करोगे। मेरी जो मेहनत है, मैं कुछ मांग नहीं रहा आप लोगों से, बस इतना कह रहा हूँ कि शेयर कीजिए। हो सकता है कि मेरी मेहनत आप तक पहुँचे, अपने आपके दोस्तों तक पहुँचे, तो हो सकता है कि आपकी भी नॉलेज बढ़े उसमें, ठीक है। आपका दोस्त हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, फिर वो क्वेश्चन आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके थ्रू से जो है आप बढ़िए आगे। टेलीग्राम का चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे वहाँ पे जो है नोट्स मिलते हैं, एक बार देख लो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं, एक बार आप जस्ट एक बार देख लो, बहुत सारी पीडीएफ वगैरह डाल के ये पीडीएफ वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में बस कहते कहते लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के लिए मैंने आपको ऑलरेडी नंबर बताया था 8383018454, टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में, और अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।